नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एनडीए में एक और फूट की खबर है और एक बड़ी पार्टी तमाम देखिए एनडीए में एक फोटो सेशन आपको याद होगा जब इंडिया अलायंस के दल इकट्ठा हुए थे लोकसभा चुनाव से पहले। उसके बाद मोदी जी भी आनंद फानन में एनडीए के दलों की गिनती गिनवाने के लिए दिल्ली में एक फोटो सेशन के लिए कार्यक्रम बड़ा इवेंट आयोजित करवाए। एनडीए के सभी पार्टनर्स आए और दल गिना गया। गोदी मीडिया ने दिखाया 38, 39, 40। लेकिन उसमें ऐसे ऐसे नेता थे फोटो में जिनको देश में 99% लोग नहीं पहचानते। ऐसे ऐसे नेता थे। ऐसे नेता थे जिनकी पार्टी का कोई विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है, ग्राम प्रधान तक के लिए तरसने वाले पार्टी के मुखिया आकर के मोदी जी के साथ फोटो सेशन में खड़े हुए थे। लेकिन जिस पार्टी में मैं भगदड़ वाली बात कर रहा हूं और जो पार्टी अब बीजेपी से ही झगड़ा करने को आमादा नजर आ रही है, जहां पर भाजपा के साथ मामला बिगड़ता नजर आ रहा है, वो एक बड़ी पार्टी है। बड़ा स्टेक है उसका अपने राज्य में, बड़ा जनाधार है। और इतना ही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री की पार्टी है, आप समझ चुके होंगे। मैं सबसे पहले आपको खबरों को मतलब बार-बार हम कहते हैं कि हवा-हवाई खबर नहीं दिखाते। ये खबर देश के सबसे ऑथेंटिक अखबार, आज की तारीख में ऑथेंटिक तो कुछ बचा नहीं है, लेकिन ऑथेंटिक अखबार 2 मैं बार-बार कहता हूं, उनका नाम लेता हूं, कोट करता हूं। इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसका नाम कोट करने में। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, ये 2 अखबार हैं। उनमें से एक अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की ये पूरी की पूरी रिपोर्ट है। इंडियन एक्सप्रेस का हिंदी वाला पार्ट जो जनसत्ता है, उसने भी छापा है, तो मैं हिंदी वाले की हेडलाइन आपको दिखाता हूँ, फिर अंग्रेजी भी दिखा दूंगा। एनडीए के इस दल की बीजेपी से चल रही खटपट, गठबंधन में पड़ सकती है दरार, इन मुद्दों पर दोनों एक दूसरे के खिलाफ। इसका हम थोड़ा-सा आपको बैकग्राउंडर बता दें, फिर आपको ये भी बताऊँगा कि कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। ये बीजेपी के लिए और बुरी खबर है। एनडीए दरअसल इनकी तनातनी सामने आई 7 अप्रैल को। चर्चा काफ़ी दिनों से थी, लेकिन 4 अप्रैल को और 7 अप्रैल को और खुल गया मामला, क्योंकि 7 अप्रैल को भाजपा ने जेडीएस को बिना इनवाइट किए, बिना सूचना दिए, बिना बात किए सिद्धारमैया की सरकार के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा शुरू की। ये महंगाई, अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण और अनुसूचित जाति एससी एसटी के कल्याण के लिए जो पैसा आता है, उसके दुरुपयोग के खिलाफ 16 दिन की राज्यव्यापी पूरे स्टेट की यात्रा थी, 16 दिन की। इसमें नहीं बुलाया। उधर जेडीएस ने क्या किया, जनता दल सेकुलर ने 12 अप्रैल को कीमतों में वृद्धि के खिलाफ जो है कांग्रेस के सरकार के खिलाफ बेंगलुरु में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। अब दोनों में, जब इससे पहले आप याद करिए अगस्त 24 में, हटा दीजिए अब इसको, स्क्रीनशॉट यहाँ से हटा दीजिए। अगस्त 24 याद कीजिए, जब मूडा वाला मामला था, मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी के 14 रेजिडेंशियल प्लॉट को लेकर के उसमें स्कैम की बात की गई थी और बड़ा बवाल हुआ था। उस मामले में सिद्धारमैया का इस्तीफा मांगा जा रहा था और अगस्त 2024 में मैसूर चलो पदयात्रा हुई थी, एक मार्च हुआ था। इस मार्च में दोनों दल साथ थे। अगस्त 24 में दोनों दल साथ थे और साथ जो है कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला था। लेकिन अब 7 अप्रैल को राज्यव्यापी यात्रा निकाली, पूछा भी नहीं कुमार स्वामी को। देवगौड़ा साहब तो मान लीजिए कि अब उतने एक्टिव नहीं है, लेकिन कुमार स्वामी एक्टिव है। उनको पूछा नहीं, चर्चा नहीं की, अकेले यात्रा कर रहे हैं। उससे बड़ी बात, जिस दिन ये यात्रा 7 अप्रैल को शुरू हुई है, उस दिन कुमार स्वामी वहीं मौजूद थे, जहां यात्रा शुरू हुई है, वहीं मौजूद थे। सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं आपको बताता हूं इसमें पूरी डिटेल। जो पिछला मंगलवार था, पिछले मंगलवार को ये यात्रा मांड्या पहुंची, कर्नाटक में मांड्या जो जगह है, मांड्या सीट भी है, मांड्या पहुंची। जब मांड्या यात्रा पहुंची तो उस दरमियान मंगलवार को मांड्या में ही एचडी कुमार स्वामी मौजूद थे। लेकिन दोनों में 2 घटक दल, और वो भी बड़े पार्टनर हैं, मतलब बड़ा दल है, पूर्व प्रधानमंत्री हैं देवगौड़ा साहब, कुमार स्वामी वहीं मौजूद थे। भाजपा ने उनसे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं किया और कुमार स्वामी ने भाजपा के इस कार्यक्रम से दूरी बना ली।
इस कार्यक्रम में नहीं गए, अपना कार्यक्रम सिर्फ निपटाया। ये बहुत बड़ा सबूत है कि अब मामला अंदर खाने गड़बड़ हो चुका है। हालांकि ऊपर से इसको बहुत सारे नेता हैं जो खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि नहीं गठबंधन हमारा दुरुस्त है, ये अपने अपने कार्यक्रम अलग अलग तय होते हैं। लेकिन इसीलिए मैंने अगस्त 2024 का रेफरेंस दिया। एक ही शहर में मौजूद हैं, एक ही सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, दोनों साथी दल हैं, दोस्त हैं, लेकिन दोनों के बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। ऐसे में जो सुरेश बाबू एक विधायक दल के नेता हैं, ये जनता दल सेकुलर के, उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को भाजपा ने 2-3 अप्रैल को जो महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और जन आक्रोश यात्रा था, उसके लिए इनवाइट नहीं किया था। ये विधायक दल के नेता का कहना है, इनवाइट नहीं किया था। हमें लगता है कि भाजपा को लगता है कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी है और उनके नेता अपने कार्यक्रम आयोजित करते समय हमसे सलाह लेने के लिए बहुत उत्सुक नहीं है। जनता दल सेकुलर के भीतर की ये पीड़ा किसी छोटे ने तक नहीं, जनता दल सेकुलर के विधायक दल के नेता की पीड़ा है। उसने साफ-साफ कहा कि उनको लगता है कि वो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी मानते हैं और अपने कार्यक्रमों के लिए हमसे सलाह-मशविरा लेने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं है। वो मैसूर चलो पदयात्रा के दौरान भी वो अकेले जाना चाहते थे, लेकिन भाजपा के केंद्रीय नेताओं ने कुमारस्वामी को साथ जाने के लिए मना लिया। ये वही मैं अगस्त 24 वाली बात कर रहा हूं। उसको भी सुरेश बाबू ने कहा कि उस वक्त भी कुमारस्वामी को छोड़ दिया था, लेकिन बाद में दिल्ली का हस्तक्षेप हुआ और दिल्ली के नेताओं ने कुमारस्वामी को मनाया और यात्रा में जोड़ा। लेकिन उस यात्रा के बाद फिर दूध में या चाय में मक्खी जैसे कुमारस्वामी को बाहर निकाल करके फेंक दिया गया है। सुरेश बाबू ने यह भी कहा कि हमने कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए भाजपा से मिलकर काम किया, लेकिन भाजपा ने हमें आमंत्रित नहीं किया, ये गलत है। यानी कुछ ढका छिपा नहीं, सीधा कह दिया कि ये गलत है। राज्य, जिला, तालुका स्तर पर दोनों सहयोगी दलों में समन्वय होना चाहिए और इसके लिए एक कमेटी गठित होनी चाहिए, जो कि नहीं है और कोऑर्डिनेशन तो छिन्न-भिन्न हो चुका है। राज्य भाजपा के जो अध्यक्ष हैं येदियुरप्पा साहब के पुत्र वीवाई विजयेंद्र, उन्होंने इस पर लीपापोती की। जेडीएस की तरफ से कोई, वहां से बिल्कुल सुरेश बाबू ने साफ-साफ कह दिया। लेकिन बीजेपी की तरफ से जब ये नाराजगी सामने आने लगी, हालांकि आपको मीडिया, गोदी मीडिया ये खबर नहीं दिखाएगी, वो तो कांग्रेस और लालू यादव की पार्टी के बीच का झगड़ा दिखाने में, आपको भ्रमित करने में लगी रहेगी। ये नहीं दिखाएगी, इसीलिए ये इस खबर को कहते हैं लीप और पोत दिया। तो लीपने पोतने के लिए विजयेंद्र ने कहा कि हमारा गठबंधन दुरुस्त है, ये छोटी-मोटी बातें हैं, यात्रा में हिस्सा लेने का मतलब ये नहीं है कि हमारे बीच कोई भ्रम है। तो ये बात आपको सुरेश बाबू को समझानी चाहिए। ये बात कुमारस्वामी को, सुरेश बाबू के मन की पीड़ा समझिए कि आप हमको, अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी समझ रहे हैं और हमको अपनी यात्रा में शामिल करने के बात तो दूर रही, हमसे आप सलाह-मशविरा भी करने के लिए उत्सुक नहीं है। तो ये बड़ी बात है और उन्होंने नाराजगी जताई कि ठीक बात नहीं है। आप कोऑर्डिनेशन के लिए कमिटी बनाइए अगर बनाना है आपको तो। इतना ही नहीं, एक और मुद्दा बात हैं, 4% मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा। ये 4% मुस्लिम आरक्षण का जो मुद्दा है, इस मुद्दे में भी जो इसमें पिछड़ा वर्ग की श्रेणी 2B थी, उसके तहत 2 करोड़ रुपए से कम के जो सरकारी ठेके थे और विभिन्न सरकारी विभागों में 1 करोड़ रुपए से कम का जो सप्लाई का काम था, जो गुड्स सप्लाई और सर्विस सप्लाई का काम था, उसमें मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का फैसला हुआ। भाजपा ने इसका घोर विरोध किया। जहां पर मुसलमान का नाम आए वहां भाजपा तुरंत तुष्टिकरण का आरोप लगा करके विरोध में खड़ी हो जाती है। लेकिन जो विधान परिषद है कर्नाटका का, विधान परिषद में एनडीए का बहुमत था, भाजपा जेडीएस बहुमत में थी, उसके बावजूद पास हो गया ये बिल। पास हो गया विधान परिषद से भी। विधानसभा में तो बहुत प्रचंड बहुमत में है कांग्रेस पार्टी, लेकिन विधान परिषद में बहुमत नहीं है उसके पास, वही राज्यसभा लोकसभा वाला जो पेच होता है। उसके बावजूद, क्योंकि जेडीएस इस मामले पर बीजेपी से अलग खड़ी थी, जेडीएस तो ये क्रेडिट एचडी देवगौड़ा को देने में लगी थी। वो 1995 का जिक्र कुमारस्वामी करने लगे कि 1995 में पहली बार हमारे पिता एचडी देवगौड़ा जब मुख्यमंत्री थे कर्नाटका के, तो उन्होंने इस दिशा में कदम बढ़ाया था।
वो अपने पिता की बखान करने लगे और इस मुस्लिमों को 4% जो सरकारी ठेकों में एक लिमिटेड जो है आरक्षण की बात आई, उस पर सरकार के साथ खड़े हो गए। वहां पर भी विरोधाभास हुआ। भाजपा ने धर्म आधारित कोटा को संविधान विरोधी बताया, लेकिन जेडीएस ने इसका बिल्कुल विरोध नहीं किया। जेडीएस इस बात से, और एक और मामला तीसरा बताता हूं पॉइंट, जेडीएस इस बात से भी नाराज है, रामनगर जिला है, रामनगर जिले में कुमार स्वामी का कई कई प्रॉपर्टीज हैं, वहां पर राजस्व विभाग ने तमाम अतिक्रमण वाली भूमि को खाली कराने का अभियान चलाया। कहा गया कि इसमें बहुत सारी जमीन पर अतिक्रमण कुमारस्वामी का है। वहां पर भी भाजपा ने कुमारस्वामी का समर्थन नहीं किया, अपनी सहयोगी पार्टी का समर्थन नहीं किया, उसे वहां पर भी अकेला छोड़ दिया। तो ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट, चौथा मैं कहूंगा, पहले एक बार दिखा दें कुछ विधायक जो संपर्क में है, ये भी जनसत्ता लिखता है, वो स्क्रीनशॉट दिखाइए कंट्रोल रूम। ये देखिए, हालांकि एनडीए सूत्रों ने कहा कि जेडीएस भाजपा से अलग नहीं होगी। सूत्रों ने कहा कि जेडीएस के कई विधायक और नेता कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद आप इंडियन एक्सप्रेस का अंग्रेजी वाला स्क्रीनशॉट दिखा दीजिए। इंडियन एक्सप्रेस का जो अंग्रेजी में स्क्रीनशॉट है वो भी जरा दिखाइए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें एक और मसला सामने आता है। अभी आपने 4-5 मसले देखे, अभी एक और बड़ा महत्वपूर्ण मैटर है। वो मैटर है कि कुमार स्वामी और एचडी शिव जो है डीएस शिव कुमार, एचडी कुमार स्वामी और डीएस शिव कुमार के बीच का जो लफड़ा है, उसको भी इस विवाद में जोड़ करके देखा जा रहा है। दरअसल एचडी जनवरी में, ये जनवरी की बात मैं करूं, हटा दीजिए इसको, जनवरी में एक और दावा किया गया था, और वो दावा किया गया था बसवराज करके एक विधायक हैं जेडीएस के, उनके तरफ से दावा आया था। जनवरी की बात है, ये 15 जनवरी के करीब की बात है, कि 11 जेडीएस विधायक वो जो है कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं और शिव कुमार को सीएम बनाने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के भीतर इंटरनल टसल है सीएम को लेकर के सिद्धारमैया और एच डी कुमार डी के शिव कुमार के बीच में। वो 2.5 साल का फॉर्मूला, 2.5 साल होने को है, लेकिन अब फॉर्मूले पर थोड़ा सा और भी मतभेद बढ़ चुके हैं। अभी डीके शिव कुमार राज्य जो है कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर विराजमान है। वहां पर नए अध्यक्ष की चर्चा हो रही थी, तो डीके शिव कुमार दिल्ली जाकर के आला कमान पर दबाव बनाते हैं और फिर आला कमान डीके शिव कुमार को कंटिन्यू करता है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। तो डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच की जो टसल है, उसमें डीके शिव कुमार के साथ जेडीएस के 11 विधायक खड़े हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शिव कुमार का क्षेत्र, उस क्षेत्र शिव कुमार शायद ये भी तैयारी में है कि वो अपना जो अपना आधार है राज्य में, वो बढ़ाने के लिए जेडीएस के कोर मतदाताओं में और जो उनका बहुत मजबूत जो गढ़ है, उसमें भी सेंधमारी करने की तैयारी में है डीके शिव कुमार। तो ये मसला भी भाजपा और जेडीएस के टकराव का मसला हो चुका है, कि भाजपा और जेडीएस इस मामले में भाजपा का समर्थन चाहती है कि भाजपा उसको हेल्प करे जेडीएस को, लेकिन भाजपा जैसे तमाम अपने रीजनल मित्रों को खत्म करती आई है, जेडीएस भी अब उसका अगला निवाला जेडीएस बनता हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें महत्वपूर्ण यह है कि 11 विधायक, मैंने कहा था ना 11 विधायक ऐसे माने जा रहे हैं जो कभी भी कांग्रेस पार्टी में जा सकते हैं। ये नंबर बताया, ये नंबर जनवरी का नंबर है, ये जेडीएस के विधायक का दावा था। दूसरी तरफ आज जो इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट है और जनसत्ता ने छापी है, उसमें भी बात है कि कई जो है जेडीएस के नेता संपर्क में हैं। ये देखिए इस खबर में है कि कई जेडीएस के नेता संपर्क में हैं कांग्रेस के। इसके अलावा और एक महत्वपूर्ण जो पहलू है, उस पहलू पर अगर हम आए तो जो कर्नाटका में स्थिति है, स्टेट असेंबली में कुल 18 विधायक हैं। 18 विधायक स्टेट असेंबली में जनता दल सेकुलर के हैं। स्टेट काउंसिल जो कर्नाटका लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद जिसको आप लोग कहते हैं, विधान परिषद में 8 विधायक हैं। एमएलसी भी उत्तर प्रदेश या हिंदी पट्टी में लोग एमएलसी कहते हैं, एमएलए और एमएलसी। इसके अलावा लोकसभा में 2 सांसद हैं, राज्यसभा में 1 सदस्य है। ये पार्टी संख्या बल में हो सकता है वक्त के की मार है कि थोड़ी कमजोर नजर आ रही है, लेकिन ये बड़ी पार्टी है और
आज की तारीख में जो पार्टीज एनडीए के साथ खड़ी हैं, उसमें नीतीश कुमार के बाद, अगर अतीत के हिसाब से देखा जाए, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बाद जनता दल सेकुलर सबसे बड़ी पार्टियों में, एक नाथ शिंदे की पार्टी हो, अजीत पवार की पार्टी हो, ये सब मूल पार्टियों से निकल करके वो तो ऑपरेशन अमित शाह का हिस्सा है। लेकिन अगर मूल पार्टी के रूप में पार्टी का अस्तित्व देखा जाए तो नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू के जो है तेलुगु देशम पार्टी के बाद जनता दल सेकुलर सबसे बड़ी पार्टी। और अगर ये सबसे बड़ी पार्टी भाजपा का साथ छोड़ देती है या झगड़ा आगे बढ़ता है तो ये एनडीए के लिए शुभ संकेत कतई नहीं है। फिलहाल ये भाजपा के साथ दोस्तों का बढ़ता हुआ झगड़ा, एनडीए में ये बढ़ती हुई फूट, क्या 2026, 2025 के एंड और 2026 में जो भाजपा में प्रधानमंत्री, एक नए प्रधानमंत्री की चर्चा है, उससे भी कहीं जुड़ा हुआ है? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा क्योंकि सहयोगी दल, ये पॉलिटिकल लॉबिंग बड़ी जबरदस्त होती है। संघ अपने जो है किले साधने में लगा हुआ है, दुरुस्त करने में, चौखट और जो है दरवाजे दुरुस्त करने में लगा है। शाह अपना आगे का फ्यूचर दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। तो क्या ये झगड़ा बवाल उसके लिए भी है कि जब झगड़ा बवाल होगा, अगर कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कहीं कोई क्राइसिस ही नहीं होगा, तो फिर क्राइसिस मैनेजर कैसे होगा? जैसे कांग्रेस में अहमद पटेल हुआ करते थे क्राइसिस मैनेजर, कि अगर क्राइसिस नहीं भी है तो क्राइसिस पैदा करके क्राइसिस मैनेज करते थे। तो अगर ये क्राइसिस कहीं ऐसा तो नहीं कि ये क्राइसिस बीजेपी के भीतर से ही पैदा किया जा रहा है? कोई हो सकता है चाणक्य हो, कोई हो सकता है चंद्रगुप्त हो, वो क्राइसिस पैदा करके और क्राइसिस मैनेज करे, ताकि ये संदेश जाए संघ के भी पास कि भई ये गठबंधन और कोई चला नहीं पाएगा। इसको चलाने के लिए किसी चाणक्य या किसी चंद्रगुप्त की ही ज़रूरत होगी और कोई नहीं चला पाएगा। ये भी सवाल एक बड़ा है। ख़ैर, आप इन सवालों का आप भी जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए आप भी। इस विषय पर आपकी क्या राय है, या कर्नाटका की पॉलिटिक्स से जुड़े लोग जो और बेहतर समझ रहे हैं, हम लोग तो दूर से एनालिसिस करते हैं न्यूज़ का, जो और बेहतर समझ रहे हैं वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। मैं तो निजी तौर पर उसको पढ़ता हूँ, डेली कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करता हूँ। सारे ना पढ़ पाऊँ तब भी कुछ ना कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए, आप लोग न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।